हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक विश्लेषण की विधियों पर। आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली स्थैतिक विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस, दूसरा तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस और तीसरा प्रावेगिक या गत्यात्मक विश्लेषण या इसको डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे स्टैटिक विश्लेषण क्या होता है। तो जो स्टैटिक एनालिसिस होता है वह समय रहित होता है यानी टाइमलेस होता है तथा ये कुछ तथ्यों को दिया हुआ मानकर चलता है। इसमें जो विभिन्न चल राशियाँ होती है, वेरिएबल्स होते हैं, उनके मूल्य में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वो एक ही समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम या एक ही समयावधि या पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित होते हैं। इसीलिए स्थैतिक विश्लेषण को समय रहित विश्लेषण कहा गया है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मांग और पूर्ति वक्र है एक बाजार में, तो वो दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक वस्तु की कीमत और मात्रा निर्धारित होती है। ये जो उदाहरण है ये स्थैतिक विश्लेषण का उदाहरण है। जैसे कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें डी क्या है, मांग वक्र है और इसमें जो एस है वो पूर्ति वक्र है। ये दोनों यानी मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ मिलेगा वहाँ पर कीमत का निर्धारण होगा और मात्रा का। कीमत किस साइड निर्धारित होगी, वाई अक्ष की ओर होगी तथा मात्रा का निर्धारण एक्स अक्ष के समानांतर किसी बिंदु पर होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि OP के बराबर कीमत निर्धारित हो गई है और OM के बराबर जो है मात्रा निर्धारित हो गई है, जहाँ की एक निश्चित बिंदु पर सप्लाई और डिमांड जहाँ बराबर है। ये हुआ आपका स्टैटिक एनालिसिस। दूसरा तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण जो होता है या कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस होता है, उसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। ये क्या होता है कि स्थैतिक विश्लेषण और गत्यात्मक या प्रावेगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था है। इसमें एक तत्व के परिवर्तन के पथ पर कोई विचार नहीं किया जाता। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी एक तो स्थैतिक और एक तुलनात्मक। तो स्थैतिक इसलिए है क्योंकि इसमें समय तत्व की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और तुलनात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें 2 संतुलन दशाओं की तुलना की जाती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें जो प्रारंभिक साम्य बिंदु है E है, जिसको कि हमने पहले भी समझा है। जो मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ पर मिले थे वहाँ पर कीमत का और मात्रा का निर्धारण हुआ था और उसका जो साम्य बिंदु उसको E नाम यहाँ दिया गया है। दूसरा एक साम्य बिंदु यहाँ हम देख पा रहे हैं जो कि डिमांड कर्व है DD, उसके दाईं तरफ की और दूसरा D1 डिमांड कर्व है, उसके शिफ्ट होने पर नया साम्य बिंदु जो बना है वो E1 है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, E1 कैसे बना, जबकि मांग और पूर्ति जो है वो चेंज हुई है। तो इसमें कीमत जो है बढ़कर P1 हो गई है और मात्रा जो बढ़कर वो M से M1 हो गई है और एक नया साम्य बिंदु E1 आ गया है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हम इसकी एक पीरियड ऑफ टाइम बात की और इसका
कंपैरिजन भी किया, तो इसलिए ये तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कहा जाएगा। तीसरा जो हम विश्लेषण देख रहे हैं वो है प्रावेगिक या गत्यात्मक विश्लेषण, जिसको कि डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें परिवर्तन की दर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात परिवर्तन की दर में कितने उतार चढ़ाव आए हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि प्रोफेसर हैरोड ने बताया कि यह उस अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है जिसमें उत्पत्ति की दरें परिवर्तित हो रही है, अर्थात ये उत्पादन की जो है दर है उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। प्रोफेसर हिग्स बोलते हैं कि इसमें समय तत्व यानी टाइम एलिमेंट होता है, तिथिकरण होता है और परिवर्तन के मार्ग का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो सबसे मान्य या सर्वमान्य परिभाषा जो है वो दी गई है प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार। उन्होंने बताया कि जो गत्यात्मक विश्लेषण है इसमें चल राशियों में संबंध विभिन्न समयों के संदर्भ में स्थापित किया जाता है, अर्थात जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच के संबंध जो होते हैं वो अलग अलग समयों के संबंध में संदर्भ में उनमें रिलेशन देखा जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि इसमें चल राशियों के परिवर्तन की दरों का प्रभाव भी देखा जाता है। तो दो इम्पोर्टेंट बात है इसकी प्रावेगिक या गत्यात्मक विश्लेषण में कि इसमें परिवर्तन की दर के परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे और विभिन्न समयों के संदर्भ में इसको देखते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक पहला संतुलन इनिशियली था आपका ई बिंदु पर था, जिसके कारण जो कीमत ओपी निर्धारित हो रखी थी और ओएम मात्रा निर्धारित थी। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अगर सप्लाई में कमी आ जाती है, पूर्ति में कमी हो जाती है, तो उसके कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो पी से P1 हो जाती है। तो और जो उत्पादक है वो क्या सोचेंगे कि कीमतें बढ़ गई है तो हमें भी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए, तो इसलिए वो भी उनकी सप्लाई बढ़ा देंगे। और ये इसमें जो चक्र चलेगा वो इस तरीके से चलेगा कि दो प्रकार से चल सकता है। तो एक बार तो हो सकता है कि इसमें संतुलन एक बार भंग होने पर पुनः स्थापित हो जाता है, तो उसे तो हम स्टेबल कॉबवेब या स्थिर तंतुजाल कहेंगे, जैसा कि इस चित्र में हो रहा है कि एक बार असंतुलन हुआ लेकिन वो पुनः वापस घूम के और उसी संतुलन पे आ जाएगा इनिशियली जो उसका प्रारंभिक बिंदु था, जिससे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं ई बिंदु है। और दूसरे प्रकार का जो असंतुलन होता है उसमें एक बार संतुलन भंग होने पर पुनः स्थापित नहीं होता तथा वास्तविक कीमत और वस्तु की मात्राएं अपने संतुलन स्तर से उत्तरोत्तर अधिक दूर होती जाती हैं। तो इसको जब एक बार असंतुलन प्रारंभ होने पर अगर निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है तो उसे अस्थिर तंतुजाल या अनस्टेबल कॉबवेब कहते हैं। तो ये दोनों स्थिर तंतुजाल और अस्थिर तंतुजाल दोनों की स्थितियाँ ये प्रावेगिक या गत्यात्मक विश्लेषण में शामिल होती हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये स्थिति है स्थिर तंतुजाल की।